गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। नाव धारा में आज ये पहली और साधारण क्लास है, हालांकि बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, इसकी बहुत ज़्यादा क्लासेस भी नहीं होंगी। उम्मीद है मुझे 2 क्लासेस में ये सारा निपट जाएगा और काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ से होते हैं। आने का तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन अक्सर एक प्रश्न यहाँ से देखा जाता है। एसएससी वाले पेपर में ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न मिलता है, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने रेलगाड़ी से संबंधित जो हमारा चैप्टर था, जिसमें मैंने रेलगाड़ी और समय दूरी ये दोनों को ही एक ही चैप्टर में मिक्स कर दिया था, जिसकी 9 क्लास बनाई हुई हैं, तो वो 9 क्लास का जो प्लेलिस्ट में हमने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो सबसे ऊपर दे रखा है। अगर आप में से किसी ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो अच्छा रहेगा कि आप पहले उसे देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में थोड़ा सा बेस होगा, इसमें छोटी छोटी कुछ बातें होंगी, उनको समझना होगा। होता क्या है कि नाव धारा और रेलगाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम रेलगाड़ी को जब हमने पढ़ा तो रेलगाड़ी में क्या होता था, जब 2 गाड़ियां विपरीत दिशा से, देखिए अभी आपने जो पिछले 4 दिन पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट के यहाँ पर अपोज करना है, अपोजिट में जाना है। हालांकि उसका एक लॉजिक है क्यों ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में चलते हुए पार करती थी तो हम क्या करते थे, चालों को जोड़ते थे या घटाते थे? विपरीत में हम जोड़ा करते थे, और जबकि एक ही दिशा में चलते हुए उनको घटाते थे। क्यों घटाते थे, क्यों जोड़ते थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है पिछली क्लासेस, मतलब पहली जो क्लास थी इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों क्लासेस में मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया है, 2-2, 3-3 मिनट। तो वो क्लासेस अगर आपने ली हुई हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए खैर, अब मैं बताता हूं यहां पर इसमें क्या होता है, यहां पर किस तरह के सवाल आते हैं, क्या पूछा जाता है। देखिए मान लीजिए कि ये जो है पानी बह रहा है, किधर बह रहा है ये पानी पता नहीं, मैं एरो से यहां पर दिखा देता हूं कि पानी इस साइड में बह रहा है, ठीक है। अब एक नाव, ये हो गई नाव, ये नाव है, ये पानी है, तो पानी की भी अपनी एक गति होगी। मान लीजिए यहां पर x की स्पीड से पानी बह रहा है, या x छोड़िए, मैंने यहां पर मान लिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस साइड में पानी जा रहा है, ठीक है। और जो नाव है, नाव की स्पीड मान लीजिए, नाव की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव भी किधर जा रही है, इसी साइड में जा रही है, ठीक है। तो नाव जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करती है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि इसका आकार इस तरह का होता है जिस वजह से ये तैरती रहती है। तो अगर पानी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर नाव को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो भी, नाव तो चलो भारी एक ऐसी चीज हो गई जिसमें थोड़ा सा मतलब हैवी वेटेड होती है वो, अगर हम पानी बहता हुआ हो, मान लीजिए नदी बह रही है, नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो अगर कोई हल्का सा पत्ता, पॉलीथीन का टुकड़ा, कोई तिनका या कोई कागज अगर हम उसमें डाल देते हैं तो क्या होगा कि वो टुकड़ा या वो कागज या पत्ता 3 किलोमीटर 1 घंटे में चला जाएगा, खुद ही चला जाएगा, क्योंकि उसका इतना वजन नहीं होता जो वो अपोज कर पाए, उस पानी का अपोज करे। होगा क्या कि पानी के साथ साथ वो ऑटोमेटिक चलता चला जाएगा, क्योंकि उसका अपना जो वजन है वो लगभग नगण्य है, 0 है, उसका कोई फर्क पानी के प्रेशर के सामने नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नाव जो है, तो नाव में भी अब आपको सभी को पता होगा, सभी लोगों ने ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी। आप लोग अगर मान लीजिए तैरना नहीं भी जानते हैं तो कम से कम इतना समझ सकते हैं कि आप कभी भी नदी में, गंगा में नहाने आप गए होंगे, वहां आपने बोट वगैरह देखी होंगी चलते हुए, तो आप इतना तो फर्क समझते हैं कि जब पानी इस साइड में चल रहा है और अगर नाव भी इस साइड में चलेगी तो चलने में आसानी होगी। ये बात तो ठीक है, चलने में आसानी होगी। अगर 10 की स्पीड इसकी रहेगी, अगर ये 10 की स्पीड की ताकत लगाएगी, मतलब जितनी स्पीड, जितनी ताकत से ये 10 की स्पीड से चल सकती है शांत जल में, अगर उतनी स्पीड, उतनी ताकत अगर ये लगाती है और 3 की स्पीड पानी की है, तो ओवरऑल ये कितनी स्पीड से जाएगी, ओवरऑल कितनी स्पीड से चली जाएगी, ये 13 की स्पीड से चली जाएगी, ठीक है। उसको हम कहेंगे अनुदिश चाल। अभी एक सेकेंड, क्या कहेंगे उसको, अनुदिश, और अनुदिश या फिर एक ही दिशा में, ठीक है। तो एक ही दिशा कहिए या अनुदिश कहिए या फिर अनुप्रवाह कहिए, एक ही बात होती है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो ये देखो, अनुदिश
या अनुकूल, या फिर हम यहां पर अनुप्रवाह भी कह देते हैं, या फिर एक ही दिशा, या फिर समान दिशा, ये आप कुछ भी कह सकते हो। ये सारे शब्दों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है इन सभी शब्दों का? कि नाव के साथ साथ धारा या धारा के साथ साथ नाव चल रही है, आप ये कह सकते हो यहां से। ठीक है, तो होता क्या है, जब एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो इनकी चाल मैंने आपको बताया कि 10 और 3 कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इट मीन्स यहां पर इन दोनों चालों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा इनको। और इसके बाद देखिए, अगर यहां पर इसी के अपोज अगर हम चलें, देखिए पानी जो है, पानी तो इसी साइड में चल रहा है। ठीक है, पानी इसी साइड में चल रहा है, लेकिन जो नाव है वो इस बार किधर चल रही है, इस साइड में चल रही है। अगर पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर जा रहा है, जबकि नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस साइड में जा रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों की चालें आपस में घट जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे 3 की स्पीड अगर पानी की है और नाव इधर जा रही है, वो भी अगर मान लीजिए 3 की स्पीड से जाए, या आप अपने ऊपर एग्जांपल से अपने ऊपर से समझ लीजिए, पानी का बहाव अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपके अंदर भी ताकत इतनी है कि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप तैर सकते हो शांत जल में, ठहरे हुए पानी में। ठीक है, तो बताइए क्या आप पानी के विरुद्ध तैर पाओगे? नहीं तैर सकते, क्योंकि अगर सपोज कीजिए इधर से 5 की स्पीड से पानी आ रहा है और हमारी भी ताकत है कि हम इस साइड में या किसी भी साइड में हम 5 की स्पीड से तैर सकते हैं, तो अगर 5 की स्पीड से पानी आ रहा है और मैं भी अगर 5 की स्पीड से तैर सकता हूं, तो मैं वहां पर नहीं तैर पाऊंगा। क्या होगा कि कभी आगे कभी पीछे, और हो सकता है फिर अंदर ही चला जाऊं। तो इस तरह की पोजीशन होती है, क्योंकि आपकी ताकत जो है उस समय पानी को काटने के लिए आपकी ताकत उससे ज्यादा होनी चाहिए। सीधा सा मतलब है, आपको सबको पता है जब बाढ़ आ रही होती है तो बाढ़ के समय पे क्या होता है, पानी में तैरना बहुत मुश्किल होता है। बहुत अच्छे तैराक ही तैर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तैरा जा सकता। वहां पर उसको पार नहीं कर सकते, और कम से कम अपोजिट तो किसी कीमत पे नहीं। जब उसका फ्लो बहुत तेज होता है तो आप उसके अपोजिट नहीं जा सकते, कोई भी तैराक उसके अपोजिट नहीं जा सकता। केवल आप पानी के साथ साथ तो जा सकते हो, जिधर पानी चल रहा है उसी साइड में तैरा जा सकता है, लेकिन पानी के बहाव के विरुद्ध नहीं, क्योंकि उस समय पानी के बहाव का जो बहाव होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। तो उसको हम कहते हैं प्रतिकूल चाल। क्या कहेंगे इस कंडीशन को, हम क्या बोलेंगे, प्रतिकूल। प्रतिकूल या फिर प्रतिदिश, या फिर ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, तो इस तरह के, या फिर विपरीत दिशा। तो इस तरह के शब्द होंगे जिनका प्रयोग हम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, और यहां पर इन दोनों की जो चाल रहेगी वो क्या हो जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहां पर चाल जो है माइनस हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? करना क्या है, जब भी अनुकूल चाल पूछी जाएगी तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, और प्रतिकूल चाल की जब बात आएगी तो दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। ये देखिए अनुकूल चाल थी, दोनों को जोड़ दिया, 13 हो गई। ये प्रतिकूल चाल थी, दोनों को घटा दिया, ये 7 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद अब यहां पर 2 चीजें आपको और समझनी है। एक तो समझना है शांत जल में, कभी कभार पूछा जाता है कि शांत जल में, और लगभग हर सवाल में प्रयोग होता है। तो शांत जल में जब पूछा जाएगा कि नाव किस चाल से तैर सकती है, या कोई नाविक है, कोई तैराक है, वो किस चाल से तैरेगा शांत जल में, या फिर धारा का वेग, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। देखिए, धारा का वेग भी पूछा जाएगा, मतलब धारा किस चाल से बह रही है, या फिर यह पूछा जाएगा कि बताइए भाई शांत जल में नाविक की चाल या नाव की चाल क्या है। तो शांत जल का मतलब हुआ ठहरे हुए पानी में। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि प्रतिकूल और अनुकूल चाल उसकी क्या है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल क्या है। तो देखिए, अगर हमें पता है कि अनुकूल चाल क्या है और प्रतिकूल चाल क्या है, तो इन दोनों का अंतर करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो निकल आएगी धारा की चाल या धारा का वेग निकल आएगा। और शांत जल में अगर हमें नाव की या नाविक की चाल बतानी है तो क्या होगा,
हम यहां पर करेंगे अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। अब देखो इसको याद रखना काफी इजी है। आपको पता है धारा का बहाव जो होगा हमेशा व्यक्ति से कम होता है, ठीक है। धारा का बहाव जो है व्यक्ति से कम होगा, तभी तो ऐसा होगा कि वो उसके विरुद्ध भी तैर पाएगा। अगर ज्यादा हो गया तो नहीं तैर सकता। पानी का बहाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई तैराक सिर्फ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, तो क्या इसके विरुद्ध जा पाएगा? बल्कि 7 की स्पीड से उल्टा चला जाएगा, उल्टा बहा करके ले जाएगा उसका जो बहाव होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि जो धारा का वेग है हमेशा कम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। कम होता है तो माइनस करके ही तो कम निकलेगा, माइनस करेंगे, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2 करेंगे तो यहां से कम हो जाएगा। और शांत जल में नाभिक हमेशा तेज चलेगा, नाभिक की चाल ज्यादा होती है धारा की अपेक्षा, तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस और बटे में 2 करेंगे, तो यहां से निकल आएगा शांत जल में नाभिक की या नाव की, और या फिर कह सकते हो बोट है या तैराक है, उसकी जो चाल पूछी जाएगी शांत जल में, तो यहां से निकलेगा। अब देखिए इसके बाद इस पूरे चैप्टर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, सिंपल सी 2 बातें थी, मैंने आपको बता दी। और इसके बाद अगर कहीं पर कोई एक फॉर्मूला लगेगा तो सिर्फ आपका वही पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो इतने जो फॉर्मूले थे ये काफी हैं। हालांकि पिछला जो चैप्टर था उस चैप्टर में हमने कई चीजें बताई थी, अलग अलग समय से कोई पहुंच रहा था, जल्दी या देर में पहुंच रहा था, औसत चाल वगैरह, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आ गई थी वहां। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो काफी छोटी सी क्लासेस रहेंगी इसकी, 2 क्लास जो होंगी, बहुत ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होंगी और बहुत ज्यादा प्रश्न भी यहां पर नहीं होंगे। तो ये आप अच्छे से अपना कंप्लीट कर लीजिए। मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक नाव की प्रतिकूल चाल, एक नाव की प्रतिकूल चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल चाल क्या है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया था शांत जल में अगर हमें चाल निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, शांत जल में अगर नाव की चाल निकालनी है तो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों को जोड़िए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। क्या करना है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल डिवाइड बाई 2, तो कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ में आ गया? क्या हुआ विजेंद्र, नहीं आया? ठीक है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा जो मैंने अभी समझाया बस वही लिखा हुआ है सामने। अनुकूल चाल दे रखी है, प्रतिकूल चाल, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही चालें दे रखी हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या होगा, यहां से नाव की चाल निकल आएगी। अब देखो दूसरा जो सवाल है उसमें क्या कहा, नाभिक धारा के विरुद्ध यानी कि प्रतिकूल चाल उसकी क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि अनुकूल चाल क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पूछा जा रहा है भाई धारा का वेग बताइए, धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल जो होगी इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा। धारा के वेग के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, क्या रहेगा, 6 बटे 2 कर दीजिए। ये देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इससे ज्यादा सिंपल तो कोई सवाल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं 3 नंबर पे। क्या दिया है, एक तैराक 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में धारा के साथ तैर सकता है तथा वापस आने में उसे 5 घंटे लग जाते हैं। तो बताइए तैराक की शांत जल में चाल क्या थी, यानी कि हमें चाल को ज्ञात करना है और शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है। इसका मतलब ज्यादा होगी, प्लस करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए प्रतिकूल और अनुकूल चाल उसकी क्या है। उसके लिए यहां पर जो भी दिया हुआ है सफिशिएंट है, हम निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं अनुकूल, यहां हमने लिख लिया प्रतिकूल। अब देखिए अगर ये 20 किलोमीटर 4 घंटे में धारा के साथ जाता है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 20 किलोमीटर 4 घंटे में गया तो 1 घंटे में कितना गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो यहां पर हम लिख लेंगे 20 बटे 4, यानी कि अनुकूल चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात कर लो अनुकूल की। अब कह रहा है तथा वापस आने में है, कोई ये मत कहना कि अनुकूल तो कहा ही नहीं है, लेकिन जब भाई जाएगा धारा के साथ तो जब वापस आने की बात की जा रही है तो 100% उसको अपोज ही करना पड़ेगा धारा का, तो अपोजिट हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो धारा के
विरुद्ध जब आएगा तो उसे 5 घंटे लग जाते हैं, यानी कि वही 20 किलोमीटर दूरी अब वो पार करेगा 5 घंटे में, यानी उसकी चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए हमेशा ऐसा होगा, अनुकूल चाल ज्यादा आती है, प्रतिकूल चाल कम आती है। अनुकूल मतलब धारा का भी साथ मिलेगा, धारा का साथ मिलेगा, धारा के साथ जाएगा, वहां पर हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो हमेशा चाल ज्यादा आएगी, और जब घटाएंगे तो हमेशा चाल कम हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब तो कुछ रहा ही नहीं इसमें, तैराक की चाल पूछी हुई है, तो तैराक की चाल के लिए हम क्या करेंगे, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। तो देखिए 5 + 4 बटे 2 बराबर 4.5। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए लल्ला तुम्हें भी आ रहा समझ में, आ रहा है। चौथा सवाल, एक नाविक 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध नाव खेने में 5 घंटा लेता है। देखिए यहां पर क्या कह दिया, धारा के विरुद्ध यानी कि प्रतिकूल। 10 किलोमीटर के लिए 5 घंटा लेता है, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई नाव खेने में, यानी कि नाव को चलाने में। ठीक है, इसके बाद तथा वापस आने में, वापस का मतलब अनुकूल हो गया, वापस का मतलब अनुकूल हुआ, वापस आने में उसको सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, 2 घंटे लगते हैं, मतलब 10 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लगते हैं, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई उसकी अनुकूल, यानी कि जब वो पानी के साथ आएगा। तो यहां से अब आपसे पूछा क्या गया है, धारा की गति बताइए। तो धारा की गति बताने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 3 बटे 2 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, यानी कि 3 बटे 2, एक सही 1 बटे 2, या फिर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद एक यहां पर प्रश्न और बचा हुआ है, हालांकि इसके बाद में कुछ और प्रश्न भी यहां पर लूंगा अभी। तो पहले इस 5वें प्रश्न को कर लेते हैं और उसके बाद कुछ और अगले प्रश्नों को यहां पर लिखा जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न, एक नाव न बहते हुए पानी में, मतलब शांत जल में, एक नाव न बहते हुए पानी में यानी कि शांत जल में 13 किलोमीटर, ये आया हुआ प्रश्न है। इससे पिछले तो बेसिक प्रश्न थे, वो आए थे या नहीं आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो प्रश्न है ये आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में, आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। एक नाव न बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, मतलब वो अनुकूल, मतलब न बहते हुए, यानी कि धारा जब नहीं चल रही होगी, धारा जब नहीं होगी यानी पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होगा, शांत होगा। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताइए कि 68 किलोमीटर अनुदिश चलने में उसे कितना समय लगेगा। कितना इजी प्रश्न है, जहां भी आया होगा, जिस एग्जाम में भी आया होगा, समझ लो उन बच्चों की चांदी आ गई होगी। कैसे, देखिए सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा किसी की शांत जल में चाल है, और 4 किलोमीटर की गति से अगर पानी बह जाए तो फिर अनुकूल चाल क्या हो जाती है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो अनुकूल चाल यहां से हो जाएगी, अनुकूल चाल बराबर हो जाएगी 13 + 4 बराबर 17। अब 68 किलोमीटर जाना है तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 17 चौका 68, 4 घंटे का समय लगेगा उसको जाने में। ठीक है, एकदम सिंपल सा साधारण सा प्रश्न था। ठीक है, तो फिर अगले कुछ और प्रश्नों को यहां पर मैं लेता हूं, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए, इन प्रश्नों को करिए। चलिए देखिए यहां पर हमने और अगले प्रश्नों को ले लिया है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं अगले जो 5 प्रश्न यहां पर लिए गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और ये देखिए स्टार्टिंग में जो रखे हुए हैं आपके, ये रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं, और इसके बाद कुछ एसएससी के प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और देखिए ये कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। एक मोटर बोट है, शांत जल में चलता है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये देखिए 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में। अब देखिए आगे क्या दिया है, यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में चले। कैसे विपरीत, यानी कि प्रतिकूल चाल। तो हम यहां से कह सकते हैं अगर 60 किलोमीटर दूरी ये 4 घंटे में चला है तो उसकी विपरीत वाली चाल, प्रतिकूल वाली चाल क्या हो गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये बात समझ में आ गई। अगर 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाएगा तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 15 जाएगा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी हुई शांत जल में, मतलब विपरीत चाल।
अब देखिए उसने क्या बोला है कि शांत जल में वो चल सकता है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो विपरीत के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब विपरीत यानी प्रतिकूल चाल होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी शांत जल में जो चाल होती है उससे धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। तो यहां पर जल का प्रवाह पूछा हुआ है, ऑप्शन में से उठा लीजिए या मत उठाइए, 18.5 से 15 को माइनस कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। या ये सोच लीजिए कि 18.5 की स्पीड उसकी शांत जल में है, तो इसमें से नदी की जो धारा है, धारा का वेग कितना माइनस करें कि उसकी चाल फिर भी कितनी रह जाए, 15 की चाल रह जाए। तो 18.5 में से क्या माइनस करें कि 15 रह जाए, 3.5 माइनस करें। तो इसमें कोई करने वाली बात ही नहीं है, ये आंसर हो गया। और सारे सवाल यहाँ पर ऐसे लिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं और इन प्रश्नों को जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो सिर्फ ऑप्शन से करने वाले प्रश्न हैं और बहुत ही बेहतर हैं, अच्छे प्रश्न हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। एक स्टीमर जो है वो 72 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 3 घंटे में, वो भी विपरीत। तो देखो यहीं पर लिख लेते हैं, तो उसकी विपरीत चाल क्या हो गई, अगर 72 किलोमीटर गया 3 घंटे में तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, इतनी दूरी इतना समय, तो 72/3 करेंगे तो इसकी विपरीत चाल या प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल बताइए। अब देखिए ये तो रही चाल उसकी विपरीत चाल, लेकिन वास्तव में शांत जल में अगर हम स्टीमर की बात करें तो स्टीमर की चाल ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जब प्रतिकूल चलते हैं तो उसकी चाल माइनस हो जाती है, मतलब जितना वेग धारा का होता है वो माइनस हो जाता है। तो अब देखिए 24 से ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, 3 ज्यादा होगी, क्योंकि 3 चाल किसकी दे रखी है, धारा की चाल। तो आपको यह पता चल गया कि विपरीत यानी प्रतिकूल चाल 24 है, तो 24 में से 3 माइनस कर दो, तो यहां से प्लस कर दो, क्योंकि प्लस करना पड़ेगा। माइनस किस में से करते हैं, जब शांत जल होता है तो शांत जल की जो चाल होती है उसमें से माइनस करते हैं। तो शांत जल वाली जो चाल है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, और शांत जल में चाल यहां पर पूछी गई है तो जस्ट अपोजिट हो गया। या आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर 24 की स्पीड है तो इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल वाला जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या बन जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरे शब्दों में इसी को समझ लो, अगर 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई शांत जल में चलता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव जो है मतलब धारा का वेग है, तो आप कह सकते हो यहां से कि जो विपरीत चाल होगी वो कितनी रह जाएगी, तो 27 - 3 करना पड़ेगा, यानी 24 रह जाएगी। और देखिए यहां पर भी विपरीत चाल क्या निकल करके आई थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आई थी। तो ये सवाल भी आपका यहां से खत्म हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है यहां पर, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल जो है, पानी का जो बहाव है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में, धारा के विपरीत जाना है 10 किलोमीटर जाने में तथा वापस आने में 50 मिनट लेती है। आने में और जाने में 50 मिनट लेती है, तो बताइए कि शांत जल में मोटर बोट की गति क्या होगी। अब देखिए यहां से इस प्रश्न को जवाब करेंगे तो ये घंटों में नहीं दिया है समय, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं पहला प्रश्न यहां से हटा देता हूं, ये देखें, तो यहां पर देखिए सवाल को हम एक इक्वेशन से पहले करेंगे और फिर देखते हैं अगर कोई दूसरा मेथड भी होगा तो बताऊंगा मैं। देखिए 10 किलोमीटर इसको जाना है, धारा एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने तथा वापस आने। तो देखिए 10 किलोमीटर इसको जाने में समय लगेगा कुछ और 10 किलोमीटर वापस आने में, और टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, 50 मिनट। अब समय बराबर, ये समय है तो समय बराबर हम क्या लगाएंगे, दूरी बटे चाल। अब देखिए ये हो गई दूरी बटे चाल। तो एक बार मान लीजिए कि शांत जल में मोटर बोट की कोई तो चाल होगी और वही हमसे पूछी है, हमने मान लिया x है। तो एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, धारा की चाल को जोड़ना पड़ेगा जब आप अनुकूल जाएंगे, और एक बार जब प्रतिकूल जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं यहां पर प्रोसेस की बात करूं तो ये इसका एक डिटेल्ड प्रोसेस है जो आपको अगर बाई चांस ज्यादा नंबर में आ जाए तो 10 नंबर दिला सकता है। ठीक है, सवाल बड़ा है
10 नंबर मिल जाएंगे, मतलब जहां पर रिटन आ जाएगा, जैसे हाई स्कूल इंटर में होता है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से आएगा। ठीक है भाई संजीव, समझ में आ रहा है? तो यहां से आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना सकते हैं, लेकिन हमेशा जब भी द्विघात समीकरण का नाम आता है तो मैं कहता हूं कि द्विघात समीकरण से बचो हमेशा। तो सबसे बढ़िया है कि हम यहां पर इतना करने के बाद ऑप्शंस को यहां पर पुट करें। द्विघात समीकरण बनाने का मतलब ही है कि हम टाइम लगेगा हमें, ठीक है, तो कैलकुलेशन को कम करना है। अब देखिए यहां पर ऑप्शन लगाने में भी आपको क्या चालाकी करनी है मैं बताता हूं, गलती करने से शुरुआत करता हूं। मैंने स्टार्ट किया 28 किलोमीटर प्रति घंटा लगाया, मुझे बहुत आराम से दिखाई दे रहा है कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा। कुछ बच्चों को भी, कुछ प्यारे प्यारे बालक बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा जो लोग देख रहे हैं। तो देखिए अगर हमने 28 लगाया तो 28 5 कितना होगा 33, और यहां 28 से 5 घटाया तो क्या बचेगा 23। भाई इसका ऐसा, अब देखिए एक चीज और यहां पर रह गई, ये मिनट है, 60 से डिवाइड करने पर ये क्या बनेगा घंटा, ठीक है, घंटा बन जाएगा यहां से। अब देखिए ये हो गया 5/6। तो अब बताओ 33 और 23 का ऐसा कौन सा एलसीएम ले लोगे जिसको काटने के बाद 6 आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करके इसके बराबर ला देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई एलसीएम आ जाएगा 23 और 33 का, इसमें 23 तो अभाज्य है, दोनों का गुणा ही करना पड़ेगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा, आपको नजर आ रहा होगा। तो अब क्या करें, चलो ये वाला आंसर तो नहीं हुआ, बात मान ली, चलो 20 चेक कर लेते हैं। यहां पर हमने 20 लगाया तो ये क्या बनेगा 10/25, 20 + 5 25 हो जाएगा, और यहां क्या बनेगा 10/20 - 5 15। इन दोनों का एलसीएम क्या ले लेंगे, अरे क्या एलसीएम ले लेंगे ये तो बताओ, 150। अब देखिए 25 छक्का 150 और 6 का इधर गुणा करेंगे 60, 15 से 15 ढाई 150, तो 10 का 10 से गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या बनेगा 75 कौन सा आ जाएगा, अच्छा हाँ एलसीएम, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा लिख दिया मैंने, 75 भी आ सकता था, कोई बात नहीं, मैं फिर भी यहां पे कर रहा हूं। 150 अगर लिख लिया तो कम से कम ये तो लग रहा है शायद आ जाएगा, ये 160/150 हो गया। तो ये भी किसी कीमत पे 5 और 6 नहीं बन सकता, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये भी आंसर अलग हटा दीजिए। अब आंसर बचा 26। यार 26 को भी चेक करके क्यों समय बर्बाद करोगे, क्योंकि 26 को अगर करोगे तो 26 में 5 जोड़ोगे 31 बनेगा, 26 से 5 घटाओगे 21 बनेगा, 31 और 21 का भी ऐसा कोई एलसीएम नहीं ले सकते जो 6 बन जाए। तो अब आंसर आपका जो बचा वो क्या बचा 25, और वो बिल्कुल सही भी है। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे वहां पर कि अगर 5 घटाऊं और 5 जोड़ूं तो ऐसा कौन सा एलसीएम आएगा जो 6 से कट सकता है। तो आप सीधा, मुझे लगता है कंफ्यूजन अगर हुआ तो शायद 20 पे थोड़ा हो जाएगा, लिख के देख सकते हो, लेकिन 31 और 26, 28 और 26 मुझे नहीं लगता आप में से कोई करेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर कर रखी है तो देखिए 25 वाला अगर हम चेक करें तो ये क्या बनेगा 25 और 5 30 बनेगा, और यहां से क्या बनेगा 25 से 5 गया 20, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, और ऊपर देखो 30 दूनी, ऊपर मतलब इसके ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर नहीं देखना है, 30 दूनी 60 और 2 का इधर गुणा किया तो 20। पढ़ाई करो तो पढ़ते समय ध्यान ही दिया करो केवल, 20 तिया 60 और 3 का इससे करेंगे 30, तो ये देखिए 50/60 बन गया पूरा पूरा, इसके बराबर आ गया। तो ये जो मेथड था, अब ऐसा सवाल अगर आपके सामने दोबारा आया, या मैं अगली किसी क्लास में, अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में मैं ले लूंगा इस तरह का सवाल, तो देखना ये सवाल आप ऐसे ही देखते ही लगा दोगे, और सबसे पहले मुझे उम्मीद है वही आंसर उठाओगे जो वास्तव में सही होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न मैं आपको दूंगा अगली क्लास में, तब देखना ये काफी सिंपल सा नजर आएगा आपको। तो यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। इसके बाद हम करेंगे अपना 9वां प्रश्न, और 9वें प्रश्न में क्या दिया है, एक मोटर बोट खड़े पानी में, एक मोटर बोट खड़े पानी में, ये देखिए एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। एक मोटर बोट है, खड़े हुए पानी यानी शांत जल में 10 की स्पीड से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली, 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली यानी कि धारा के साथ चली, और वहीं लौट आई जहां से गई, ठीक है। 91 किलोमीटर जाना और 91 किलोमीटर आना, तो उसे कुल 20 घंटा लगता है। तो बताइए कि नदी का प्रवाह जो है वो क्या है, नदी का प्रवाह जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर भी मैं प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूं।
ऑप्शन से ही करना है हमें ये भी प्रश्न, हालांकि डिटेल में भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, सारे प्रश्न डिटेल में हो जाते हैं, लेकिन डिटेल से थोड़ा बच लीजिए, अच्छा रहेगा। काफी सिंपल से प्रश्न है ये। तो देखिए 10 की स्पीड उसकी ऑलरेडी है। अब आप सोचो, 10 की बातें नहीं करो, 10 की स्पीड है। अब मैं यहां पर शुरुआत यहां से करता हूं, ठीक है। अगर हम 10 की स्पीड मान लीजिए इसकी खड़े पानी में है मोटर बोट की, और धारा का प्रवाह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, सपोज ये मैं गलत की तरफ से ही चल रहा हूं, ठीक है। तो गलत वाला जब करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है नदी में प्रवाह इसका, नदी का। तो इस तरह से एक बार तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा जब अनुप्रवाह चलेंगे, क्योंकि वो कह रहा है 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चला और वहां से वापस भी आ गया। तो हमें दोनों ही साइड चलना है, प्रतिकूल भी चलना है, अनुकूल भी चलना है, ठीक है। तो अब यहां से आप देखेंगे कि अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 15 बनेगा और घटाते हैं तो 5 बनेगा, ठीक है। तो 5 और 15 की चालें हो जाएंगी, अनुकूल ये हो जाएगी, प्रतिकूल ये। अब बताओ जरा 91 किलोमीटर को 5 या 15 में से किसी से काट सकते हो क्या? नहीं कटेगा, मतलब आंसर नहीं होगा। चलिए इसे छोड़ देते हैं। अब क्या करें, चलो 2 वाले को चेक कर लें। अब यहां पर क्या बनेगा, 2 इसमें जोड़ेंगे 12, 2 घटाएंगे 8, तो 8 और 12 से भी 91 नहीं कटने वाला, ठीक है। 96 होता तो कट जाता, ये भी नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम 4 को देखें तो 6 और 14 बनेगा। जब 10 में हम 4 जोड़ेंगे, यानी अनुकूल जब चलेंगे तो जोड़ेंगे, और घटाएंगे कब, जब प्रतिकूल चलेंगे, तो ये बनेगा 6 और 14, तो भी आंसर नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं सही वाले आंसर में। तो देखिए 10 में 3 जोड़ा 13, 10 से 3 घटाया 7। अब 91 किलोमीटर की दूरी अगर हम 13 की स्पीड से जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा, 7। और वही 91 किलोमीटर की दूरी जब 7 की स्पीड से जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा, 13। टोटल घंटा कितना लग रहा है, ये लो सिद्ध कर दिया, आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। अगला एक 10वां प्रश्न जो और बचा हुआ है, इसको निपटा लेते हैं। 10वां प्रश्न, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत पानी में नाव चला सकता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत पानी में नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक जाने में और वापस आने में 3 घंटे, अच्छा खास दूरी यहां तक है सवाल ये, खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में क्या नाम है, अच्छा ठीक है, विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटा ज्यादा लग जाता है। ज्यादा लगेगा, विरुद्ध जाने में हमेशा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि हमारी चाल उस समय कम होती है। तो देखो ये सवाल भी कितना बढ़िया है। अगर मैं यहां पर ऑप्शन देखूं तो देखिए एक 30 दिया हुआ है, 24 दिया है, 32 दिया है, और एक आंसर दिया है 25। तो देखिए मैं इन सवालों, यहां से ही सवाल करूंगा, इन ऑप्शंस की सहायता से बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, और यहां तक कि बिल्कुल ओरल हो जाएगा। देखिए अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी अपनी चाल है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा की है, तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ करके 8 करना पड़ेगा जब अनुकूल चलेंगे, एक बार इन दोनों को घटा करके 4 करना पड़ेगा जब प्रतिकूल चलेंगे। तो बताइए क्या अगर हम इसमें 2 जोड़ें तो बनेगा 8, घटाएं तो बनेगा 4, 8 और 4 में से हम किसी से भी 30 काट सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये जवाब हो नहीं सकता, ये जवाब हो सकता है अगर समय दोनों का पॉइंट में आ रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कई बार ऐसा सवाल भी बन सकता है। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है, जिस लेवल का तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे लेवल पे, यहां तक कि एसआई के लेवल पे भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न कोई बन सकता है। पूरी किताब में, इस किताब में जो किताब आप पढ़ रहे हो, इस पूरी किताब में सिर्फ एक प्रश्न है ऐसा, एक प्रश्न। चलो तो यहां देखो, अब हम करेंगे 24 नंबर। तो देखिए 24 नंबर हो जाएगा, 24 मतलब किलोमीटर वाली जो दूरी है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा, एक बार 6 और 2, अच्छा वो तो 8 ही रहेगा, और 6 से 2 गया तो 4, ये चालें तो यही रहेंगी, ये अनुकूल और ये प्रतिकूल। अब जरा हिसाब लगा लो, 8 की स्पीड से जब 24 किलोमीटर जाओगे तो कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा, और 4 की स्पीड से 24 किलोमीटर जाओगे तो 6 घंटा, लग गया 3 घंटा ज्यादा। मतलब 8 की स्पीड से जब जाओगे तो 3 घंटा, 4 की स्पीड से जाओगे 6 घंटा। तो वही तो कह रहा था कि 3 घंटा अधिक लगता है जब विरुद्ध जाते हैं, और विरुद्ध जाएंगे यानी कम चाल से जाएंगे। बात समझ में आ गई। देखिए ये ऐसे प्रश्न रहे जिनमें मैंने कलम ना के बराबर चलाई थी, या मैंने सभी प्रश्नों को ऑप्शन से किया।
तो इन प्रश्नों को अगर आपको किसी को भी कम समझ आया है तो एक बार आप इसका रिव्यू ले लीजिए, मतलब दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको हर हालत में समझ में आएगा। ये लास्ट का 7 से 8 मिनट की जो वीडियो रही होगी, इस वीडियो के एक बार आप रिप्ले कर लीजिए तो आपको डेफिनेट समझ में आ जाएंगे। और प्रश्न बहुत अच्छे थे, इसका अंदाजा आप सभी को हो चुका होगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। वोट स्ट्रीम की जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन मैं लूंगा, उस क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।